हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये आपका ज्योग्राफी का ये दूसरा संस्करण है। एक संस्करण हम लोगों ने किया था और दूसरे में भी क्वेश्चंस आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। उनका स्पष्टीकरण भी बहुत अच्छे से मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती है। ऑप्शन ए है भूमध्य सागरीय, दूसरा है विषुवतीय, तीसरा है उष्णकटिबंधीय और चौथा है शीतोष्ण। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे बहुत से बच्चे जानते भी हैं, एक भूमध्य सागरीय है, एक भूमध्य रेखीय, यानी कि विषुवतीय को कहते हैं भूमध्य रेखीय भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखीय। देखो, ये जो है ना, इनको कहते हैं जलवायु प्रदेश। क्या कहेंगे? जलवायु प्रदेश। तो जलवायु प्रदेश की बात किया जाए तो विश्व में 12 जलवायु प्रदेश होते हैं। 12 जलवायु प्रदेश। तो 12 तो आपको सीखने की जरूरत है नहीं। आप इतना समझिए कि आप जो है ना, जैसे ये पूरी पृथ्वी में भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में, 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र है वो विषुवत रेखीय या ऐसा क्षेत्र कहलाता है, भूमध्य रेखीय कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कुछ विशेषताएं ये है कि पहली बात तो वर्ष भर सूर्य लंबवत चमकता है। 12 जो है ना घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि। ठीक है ना। दिन रात समान। तो जो विशेषताएं हैं वो क्या होता है? दिन और रात समान होता है। दूसरी बात यह है कि मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री। कुल मिला के जाड़े की ऋतु नहीं पाई जाती। जाड़े की ऋतु होती ही नहीं। समझे आप? तापांतर कितना होता है? मात्र 2 डिग्री। तापांतर कितना? 2 डिग्री सेल्सियस। तापांतर कम होने से क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं, शांत क्षेत्र रहता है। तो इसे क्या कहा जाता है? विश्व की शांत पेटी। क्या कहते हैं? तो आपने कहा विश्व की शांत पेटी कहते हैं, साइलेंट वैली, शांत पेटी। ठीक ना। और इसे ही अगर देखा जाए तो डोल ड्रम भी कहते हैं, डोल ड्रम। ठीक ना। यहाँ जो वर्षा होती है वो कैसी होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। वर्ष भर वर्षा होती है। रोज शाम को अगर देखा जाए तो 4 बजे से 5 बजे के बीच में वर्षा देखी जाती है। कहाँ पर? भूमध्य, है ना, आपका रेखीय क्षेत्र में। तो जो आपका यहाँ पे था कि जो किसी प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होगी, है ना, तो पूरे वर्ष का मतलब रोज होना है तो पूरे वर्ष ही होगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका? भूमध्य सागर। ठीक है, सॉरी, भूमध्य रेखीय, है ना। कौन सा? भूमध्य रेखीय। ठीक ना। अब इसमें देखो, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि डोलड्रम याद रखना आप, और जो वर्षा होगी वो संवहनीय प्रकार, ये भी याद रखना। कौन सा? संवहनीय प्रकार की जो वर्षा है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे भारत को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा जा रहा है? तो आपने कहा भारत को मानसूनी जलवायु में। किस में रखा जाता है? इसी प्रकार से टैंगा जलवायु, टुंड्रा जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, तीन जलवायु, जैसे 12 आपके जलवायु प्रदेश देखे जाते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। एक ही तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं क्या कहलाती है? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइसोथर्मल लाइन, समताप रेखाएं। जो समलवणता रेखाएं हैं वो आइसोहेलाइन कहलाएंगी, समान लवणता बसाएगी। समवर्षा, समान वर्षा, समदाब, आइसोबार, है ना। तो समान जो तापमान दर्शाने वाली रेखाएं तो क्या हो जाएगा आपका? समताप रेखाएं हो जाएंगी। तो बहुत टफ है नहीं क्वेश्चन आपका। ठीक है ना। मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल के साथ कार्बनिक। देखो, अगर बात किया जाए तो मृदा में होराइजन जो है ना वो 4 प्रकार के होते हैं। तो आपने कहा जो हिंदी में कहते हैं संस्तर। ऊपर वाला ए है, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है ना। तो ऊपर वाले में भी A00 होता है। ऊपर वाला जो ए के ऊपर होता है, इसमें सबसे ऊपरी आपने कहा कि सर अब ए के बाद भी A00 है, तो इसमें क्या होता है कि आपने कहा कि सर जो वनस्पति है ना, जो वनस्पति है और जो क्या है आपका, जो आपने कहा पशु पक्षी हैं या मानव है,
तो या जीव कह लो आप, इनके जो अवशेष हैं उसी को कहते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस की जो परत है, या आप ये कह लो कार्बनिक पदार्थ ही मान सकते हो, तो वो ऊपर वाली परत में, लेकिन जल है बी वाले स्तर में, है ना। तो मृदा के किस स्थिति में खनिज पदार्थ है, पोषक तत्व, तो खनिज पदार्थ पोषक तत्व तो ए में ही है, बहुत मात्रा में जल भी है, लेकिन जल कलेक्टेड वाटर और खनिज पदार्थ तो बी में है। इस आधार पर चूंकि इसमें खनिज पदार्थ दिया है, पोषक तत्व भी दिया है, तो ये हॉराइजन ए हो जाएगा, है ना, संस्तर ए आ जाएगा। अगर जल और पेट्रोलियम पदार्थ की बात करते हैं तो हॉराइजन बी हो जाता, ध्यान देना, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला था कब, ठीक है ना। तो देखो 80 का दशक है, एग्जैक्ट 85 नहीं है, लेकिन 80 का दशक है। यहाँ 80 कोई क्वेश्चन और मिले, 87 है बहरहाल, लेकिन दशक के शुरुआत में 80 से भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान चालू किया था, दक्षिणी गंगोत्री मैत्री। तो अगर देखा जाए भारतीय जैसे अंटार्कटिका अभियान, अब ओजोन के बारे में पहले भी बताया था हमने आपको कि ओजोन गैस की परत, जैसे यहाँ पे हो गया आपका क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, है ना, ये हो गया आपका क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समताप मंडल, है ना, समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, तो समताप मंडल में 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन की परत होती है ना। ओजोन का निर्माण किससे होता है, तो आपने कहा इसको कहते हैं O3। ये ओजोन की परत ये करती क्या है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करेगी। सूर्य से आने वाली जो यूवी है, ठीक है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करेगी, पराबैंगनी, ठीक है ना। और इसके बाद में किरणों से रक्षा करेगी, और इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये तो ओजोन ये रोक लेती है, परंतु यहाँ से जो गैसें हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFC हैं, ये ओजोन को क्या करती है, ये इसी O3 को O+O+O में या O2+O में मुक्त कर देती है। इसे कहते हैं ओजोन का क्षरण, डिप्लीशिएशन ऑफ ओजोन। ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए समझौता हुआ, और ये कहा गया कि CFC और SCFC का प्रयोग बंद किया जाए। इनको कहते हैं फ्रीऑन गैस हैं, जो कि फ्रिज AC से निकलती हैं। तो विश्व में जो फ्रिज में कंप्रेसर लगा होता है, AC में भी कंप्रेसर होता है, गैस भरी जाती है, उसमें CFC का प्रयोग बंद कर दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में SCFC का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो शीत ग्रह हैं यानी कि आइस कोल्ड स्टोर हैं, उनमें अमोनिया का प्रयोग किया जाता है ठंडा करने के लिए। अब 10% अमोनिया इसमें भी मिलाई जाने लगी है। तो ये कहा गया कि भविष्य में कोई दूसरा उपाय नहीं करेंगे, ओजोन का छिद्र हो जाएगा। अब ओजोन वैसे तो स्वतः निर्मित होती है और स्वतः ही नष्ट होती है, परंतु जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उसमें निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, इसलिए अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र देखा गया। ये बात समझ में आ गया। तो भारत ने 80 से अपने अभियान चालू किए थे, 80, 81, 82, 83। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका 85, ठीक है ना। 85 हो जाएगा, ओजोन क्षेत्र का पता लगा, ठीक है ना। ओजोन 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन की मोटाई डाउसान से होती है, पहले भी मैंने आपको बताया। GIS किसका सूचक है, तो आप ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो वैसे भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। GIS जो है, GIS टैग भी होता है, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर रटने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था, टॉलमी, एराटोस्थेनीज, हिप्पारकस, ठीक है, हेरोडोटस, ठीक, किसने किया बताओ। ये वास्तव में ज्योग्राफी शब्द है वो आर्नोल्ड ने स्थापित किया था, ऑप्शन ही नहीं है, किसने किया था, आर्नोल्ड ने। ये बात समझ में गया, ठीक है। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किसने किया था, आर्नोल्ड, ठीक ना। अब आर्नोल्ड तो यहाँ पे है नहीं, अब संबंधित तो सब है ना। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि टॉलमी है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड खींचा, है ना। अगर हिप्पारकस है तो उस पर अगर देखा जाए तो उसको एक पाई शेप में देने का प्रयास किया, तो काम सबने किया, लेकिन मेन इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अब एग्जैक्ट आंसर देना तो कठिन काम है, क्वेश्चन ऐसा है, दे दिया गया। आर्नोल्ड इसमें छपा ही नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर्नोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो कुछ भी लगा, इनको इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, तो एराटोस्थेनीज को भी मान सकते हो। इसके बाद निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, बताइए। अरावली, ठीक है ना।
देखो पूरे विश्व में 4 पर्वत निर्माण कार्य आए। जैसे अगर देखा जाए तो पूरी हलचल के कार्य, एक आया प्री कैम्ब्रियन, एक कौन सा आया, प्री कैम्ब्रियन। दूसरा कैलोडोनियन, 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 ठीक है ना। और तीसरा आया हर्सिनियन, और चौथा आया अल्पाइन। इन चारों को क्या कहते हैं, हलचल का युग कहते हैं। सबसे पहले कैम्ब्रियन के पहले ही प्री कैम्ब्रियन आया था, और प्री कैम्ब्रियन में भारत में अरावली बना था। जैसे भारत में अरावली बना था, वैसे भी अमेरिका में कैलोडोनियन पर्वत श्रृंखला बनी थी, जिसमें कई स्थानों पर सब घिस चुके हैं, लेकिन अरावली अभी भी जिंदा है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। कौन सा है, गुरु शिखर है, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर, कितना हो जाएगा, 1722। तो अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत है, ध्यान देना। अब अपघर्षित है चूंकि, तो आप अपघर्षित ज्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है ना। के बाद में यह है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालें पूर्वी ढलान की तुलना में घने जंगल अधिक है। सिर्फ सिंपली बात है, मैंने पहले भी बताया था, जैसे मानसून का समय ही आ रहा है, तो जो मानसून पहुंचेगा कन्याकुमारी 1 जून को। अब यहाँ पे पश्चिमी घाट है, आप जानते हो, वेस्टर्न प्लेट्यू। तो पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढाल के सहारे जो मानसून आएगा, वो इससे रगड़ के आएगा, क्योंकि मानसून तो भारत में दक्षिण पश्चिम आता है, ये उल्टी दिशा में चल रहा। तो ये पश्चिमी ढाल पर क्या करता है, रगड़ के चलता है। तो यहाँ पे क्या है, मालाबार तट है ना, मालाबार तट केरल में है ना। इसके बाद में अगर देखा जाए तो गुजरात में तो सौराष्ट्र हो गया, यहाँ पे कोंकण हो गया, ये कनारा हो गया। तो वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न में बहुत वर्षा करेगा, मतलब 600 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा, जबकि ईस्टर्न साइड में वर्षा नहीं करता है। और जहाँ वर्षा कम करेगा उसे क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया। तो भारत में ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है, एक तो बुंदेलखंड, और दूसरा यहाँ पर जो है ना, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में 3 स्थान है, एक तो कोंकण है, दूसरा मराठवाड़ा है, तीसरा विदर्भ। तो विदर्भ में रेन शैडो एरिया सिस्टम है, मतलब वर्षा कम होती है, ध्यान देना। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं भारत में कि सूखे वाली स्थिति बात है, ड्रॉप की स्थिति बात है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आया, तो पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पर पूर्वी ढालों की तुलना में घने वनों से ढकी होती है। तो सिंपल सी बात है, अधिक वर्षा, कम प्रकाश, अधिक प्रकाश, तो अधिक वर्षा। वर्षा अधिक होगी तो जंगल भी अधिक होंगे। समझ में आया बात कि नहीं आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में किस नदी को उसके उद्गम स्थान पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो गंगा को जानना, गंगा की ग्रड हमने समझाई थी आप लोग को, है ना। अगर और चाहते हो तो एक बार और देख लो। आप कभी उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पे जाओगे तो एक स्थान है यमुनोत्री, है ना। एक स्थान क्या हो जाएगा, यमुनोत्री। दूसरा स्थान है गंगोत्री, दूसरा कौन सा हो जाएगा, गंगोत्री। तीसरा स्थान कौन सा है, केदारनाथ, समझ में गया, केदारनाथ। और चौथा स्थान क्या है, तो आपने कहा बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ हो जाए। तो अब इन चारों स्थानों में अगर देखा जाए तो यमुनोत्री में जो ग्लेशियर है इसका नाम है बंदरपूंछ, बंदरपूंछ, ठीक है ना। और जो गंगोत्री में ग्लेशियर है इसका नाम है गौमुख, समझे, इसका नाम क्या है, गौमुख। केदारनाथ में जो ग्लेशियर है इसका नाम है चौराबाड़ी, चौराबाड़ी है। और जो है ना बद्रीनाथ में जो ग्लेशियर है इसका नाम है सतोपन, सतोपन, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो गौमुख से निकलेगी इसका नाम क्या है, भागीरथी। भागीरथ जी ने तपस्या की थी, भागीरथ जी का मंदिर भी तो भागीरथी है। इसी में एक नदी भीलांगना मिलती है जिस पर टहरी बांध है। और यही भागीरथी जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ जो अलकनंदा है वो इससे मिलती है। कहाँ मिलेगी, देवप्रयाग में, है ना। देवप्रयाग बहुत बढ़िया स्थान है, ये भी पवित्र स्थान है। और केदारनाथ में चौराबाड़ी से क्या निकलेगी, तो मंदाकिनी, है ना। एक मंदाकिनी नाम की नदी चित्रकूट में भी है,
और एक मंदाकिनी यहाँ पे, ध्यान देना। और ये मिलेगी कहाँ पर, तो रुद्रप्रयाग में, है ना। कहाँ मिलेगी, रुद्रप्रयाग। यहाँ इसी प्रकार से 5 प्रयाग हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, सोनप्रयाग, ठीक है ना। और इसके बाद ये पहुंचेगी हरिद्वार के पास में ऋषिकेश। ऋषिकेश तक इसे गंगा नहीं कहा गया, ऋषिकेश में ही ये गंगा बनी। ऋषिकेश के आगे गंगा के नाम से फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड जाएगी। एक ही झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है साहिबगंज, बस। और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ चली जाएगी, तो आपने कहा कि बांग्लादेश चली जाएगी। गंगा का पानी हरक्खा नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया, हरक्खा बांध, तो इसका जो पानी है वो छोड़ा जाता है हुगली में, है ना। तो हुगली में गंगा का पानी, तो हुगली के मुहाने पर एक द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। वही भारत में आप समझिए कि गंगा सागर लोग जाते हैं घूमने के, गंगा समुद्र में मिलती है, तो गंगा की 2 शाखाएं बना दी गई हैं। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन जो है ना, कौन सा है, गंगा, आप समझ गए होंगे आप, ठीक है। यमुना को भी समझ गए होंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो तो गंगा, है ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा, 2525 किलोमीटर है। और जबकि भारत में कितना है, तो आपने कहा 2070 किलोमीटर, है ना, गंगा। जबकि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान देना, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, ठीक है ना। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी 2880 किलोमीटर लंबी है, लेकिन भारत की लंबी नहीं कही जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा रोल इसका भारत में नहीं है, ठीक है ना। इन दो इसकी लंबाई लगभग बराबर है, ठीक है ना। भारत का सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी, ठीक है ना, तो ये तो जानते ही हो आप लोग, जड़ोल मिट्टी है, हमने आपको बताया था। लगभग 43% भूभाग पर, है ना, जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई है, इसी को बलुई मिट्टी कहते हैं, है ना। और इसमें धान गेहूं वगैरह की खेती होती है। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी, एनसीईआरटी तो 6 ही कहता है। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। देखो सबसे प्राचीन कृषि थी, जो प्राचीन पद्धति थी, उसको क्या कहते हैं, झूम। क्या कहते हैं, झूम, है ना। इंग्लिश में कहते हैं शिफ्टिंग। इसमें होता क्या है कि जंगल को जनजातियां जला देती थी, 3-4 साल तक खेती करती हैं, फिर नेक्स्ट, ऐसे आपका मतलब एक जगह मन नहीं लगता था उनका, तो वो झूम कृषि कहते हैं। आज भी पूर्वोत्तर में झूम कृषि की जाती है, श्रीलंका में चेन्ना कहा जाता है, मध्य प्रदेश में भी बेबरदाहिया। तो आपने कहा कि इस प्रकार से झूम कृषि में हिमाचल प्रदेश तो है नहीं, मध्य उच्च भूमि में भी नहीं है, तटीय तमिलनाडु में भी नहीं है, तो उत्तर पूर्व में आएगा तो नागालैंड इसमें ऑप्शन है, तो नागालैंड आ जाएगा। सबसे प्राचीन कृषि है झूम कृषि। जैसे एक कृषि और आती है मिश्रित कृषि, क्या है, ठीक है, क्या है मिश्रित कृषि बताओ, मिश्रित कृषि बोलो। कृषि के साथ साथ पशुपालन, मतलब मल्टी क्रॉप्स मिश्रित कृषि नहीं है। कृषि के पास साथ साथ जो पशुपालन है, अमेरिका में मिश्रित कृषि सबसे अधिक की जाती है, ध्यान देना। कृषि के साथ साथ पशुपालन, जैसे डेयरी फार्मिंग होती है, जैसे ट्रक फार्मिंग होती है। अब ट्रक फार्मिंग में ट्रक को नहीं बोया जाता, लेकिन बड़े महानगर के चारों तरफ सब्जी उपजाई जाती है, और सब्जी बिना ट्रक के नहीं बहते, उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। एक हिटलसी नामक वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक, उन्होंने 13 कृषि प्रदेश का वर्णन किया है। ये बात समझ में आ गया। वो भूगोल सब्जेक्ट में है, आपको इतना डेप्थ की जरूरत नहीं है। कुडमकुलम परियोजना किस राज्य में है, तो तमिलनाडु, ठीक है ना। ये नाभिकीय प्रोजेक्ट है भारत में। आप जानते हो कि जो है ना, प्रेजेंट टाइम में 22 संयंत्र काम कर रहे हैं तमिलनाडु में। एक तो है कोडमकुलम, कोडमकुलम है, और कलपक्कड़म है, जानते हो आप लोग, कलपक्कड़म। इसी प्रकार से कर्नाटक में है कैंगा, कर्नाटक में क्या हो जाएगा, और यहाँ पर महाराष्ट्र में तारापुर, और एक जैतापुर भी, ये फ्रांस की अरेबा कंपनी के सहयोग से लगाया गया।
गुजरात में है काकरापार और राजस्थान में है रावत भाटा और उत्तर प्रदेश में क्या है तो आपका नरौरा। ध्यान देना, ये भारत में 8 जगह 22 रिएक्टर इस समय काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कि आपका तमिलनाडु में तो आपका कुडमकुलम एटॉमिक रिएक्टर है, परमाणु परियोजना है। सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी, आप जानते हो, है ना। 649 किलोमीटर की लंबाई है। और सतलज नदी और ब्यास नदी का संगम कहाँ, कपूरथला से निकली, कपूरथला। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं उनको सिंचाई के लिए, जैसे गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ पर है, कपूरथला से। कौन सी नदी, ये ब्यास नदी है। तो नीचे कौन सा, सतलज नदी। दोनों का संगम कहाँ पर है, भारत ही में है, कपूरथला, ठीक है ना। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया। देखो बेटा, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 थी। इस पे फोकस किया गया था कृषि पर। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले जो बांध बनाया गया था वो कौन सा, बोलो। दामोदर घाटी, डीवीसी। हालांकि उसी साल में भाखड़ा नागल भी बना, लेकिन डीवीसी दामोदर घाटी अमेरिका की टेनेसी वैली पर बना। ये क्वेश्चन पहले है। दूसरी योजना जो है ना 56 से जो बनाई गई थी 61 तक, उसमें फोकस किया गया था हैवी इंडस्ट्री, क्या, भारी उद्योग, है ना। तो भारत के पास पैसा तो था नहीं, तो भारत ने क्या किया था, किसी न किसी की सहायता से, आप समझिए, जैसे यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, तो समझ लीजिए भूल जाओ तो दुर्गा माता की पूजा अधिक होती है, तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया। ये बात समझ में गया। ये राउरकेला संयंत्र हमने देखा है, राउरकेला। ये राउरकेला पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित उड़ीसा में है, ध्यान देना। और इसके बाद में यहाँ पर जो भिलाई है, कहाँ पर है, भिलाई, छत्तीसगढ़ जानते हो ना, पहले मध्य प्रदेश में था, ये यूएसएसआर। समझ में आया बात कि नहीं आया। और इसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना यानी तीसरी में 61 से लेकर 66 तक, चौथी में बोकारो बना, ध्यान देना, कि बोकारो भी यूएसएसआर के सहयोग से बना। इसके बाद पांचवी योजना जो थी वो कब, 66 में नहीं, 69 से 74 तक, क्योंकि 3 साल योजना अवकाश रहा, चौथी पंचवर्षीय योजना, सॉरी, समझ में आ गया। इसमें विजयनगर, सलेम बने और फिर सेल की स्थापना हुई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। तो भिलाई जो किसके सहयोग से आया, बताओ, यूके, यूएसए, रूस या जर्मनी, किसके हो जाएगा, उसका नाम सोवियत रूस होना चाहिए कायदे, ठीक ना। समझ में आ गया। फिलहाल भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, बोलो। देखो भारत में अगर देखा जाए कि विद्युत आपूर्ति, तो वैसे कावेरी नदी पर एक बांध है शिव समुद्रम। कौन सा, शिव समुद्रम। ये जो है ना 1901 में बना था, यही भारत का पहला प्रोजेक्ट भी था। लेकिन इसके पहले दार्जिलिंग में 1897 में एक छोटी पनबिजली लगाई गई। टीसीएस में क्वेश्चन 3 बार आया, फिर एक बार एक क्वेश्चन आया था, एक बार दोनों आए। तो इसके आधार पर 3 साल 4 साल पहले की बात दार्जिलिंग थे, तो इसको आंसर क्या माना जाएगा आपका, दार्जिलिंग। वैसे भी यहाँ शिव समुद्रम है नहीं। ये बस कावेरी नदी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिणी गंगा गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा कावेरी। दक्षिणी गंगा और दक्षिण की गंगा, तो कावेरी नदी केरल कर्नाटक सीमा पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। हाँ, ठीक ना। गारो खासी जयंती आए तो जानते हो तुम, यहाँ पर देखा पहाड़ियाँ भी हैं और जनजातियाँ, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सबसे बड़ा जाति, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, कौन है जानते ही होते। एक दिन जनजातियों पे पूरा दे देंगे डिबेट। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बताओ,
क्वेश्चन अच्छा है। सूर्य का प्रकाश ना होता तो पौधे ही ना होते, उत्पादक ही ना होता। इनिशियल क्या हो जाएगा आपका, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ठीक। और इसके बाद में एक ऐसा वृक्ष जिसे ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना गया, और ये बाद में क्या बन गया, आतंकवादी बन गया, जानते हो ना। ठीक है ना। तो यूकेलिप्टस इसलिए कि बहुत लंबाई होती, इस खेत में लगा दो उसकी सारी उर्वरा शक्ति ले जाए, इसलिए बाद में इसको क्या हो गया, आतंकवादी की तरह ये साबित हो गया। तो यहाँ मुझे लगता है 20 ही क्वेश्चन है। ठीक ना। आज क्वेश्चन कुछ कम टाइप हुए और एक क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ भी टाइप हुआ। अब हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन मेरा अल्टरनेट रहेगा, क्लास रोज तो है नहीं, उसके हिसाब से रहेगी। तो अब जो क्वेश्चन है मैं 25 क्वेश्चन ही दूंगा और थोड़ा सा उस पर चर्चा भी कर दूंगा, लेकिन आप उसको कंटिन्यू देखिए। गुड इवनिंग, इसी के साथ क्लास है।